कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं कि वहाँ पर किसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर अगर करना है तो एफआईआर करने के लिए उनको डीसीपी लेवल के अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है। और पत्रकारों की हत्या भी हमारे देश में हो रही है, तो ये तो गलत है। आप कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं तो लोग दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बनते हैं तो एफआईआर दर्ज होती हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद दुश्मनी बनना, 1-1 करोड़ रुपए की फिरौती एक पत्रकार के लिए देना। हाँ, ध्रुव राठी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब पर एक वीडियो बनाया, तो मेरे बेटे ने उसकी निंदा करने के बजाय वो तर्क कैसे गलत है उसके उत्तर देने वाला वीडियो बनाकर 1 घंटे का उसी को खारिज किया। अगर हम भी अरेस्ट करवाना, गुंडागर्दी करना, मारपीट करवाना करेंगे तो फिर चंबल के डाकुओं में और हम में क्या फर्क रहा। मैंने उसमें देखा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप यानी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में यानी कि कई बार बयान देते हैं, तो शायद इसलिए भी जो 100 के 100 लोग हैं वो शायद आपके प्रति उस तरह की भावना नहीं रख पाते। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या किसी पार्टी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है? जैसे मोदी जी के हम समर्थक हैं ऐसा लोग कहते हैं, हम कहते हैं मुद्दे के समर्थक हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम मुसलमान को आरक्षण नहीं दिलवाने देंगे, तो मैं कहता हूं कि पसमानदा मुसलमान को कैसे दे रहे हैं? तो ये तो मैं मोदी जी को सवाल पूछ रहा हूं ना। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। हरियाणा में जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर हर एक व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता है जानने की कि आखिर हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है। इसको लेकर लोग पत्रकारों से संपर्क करते हैं। ऐसे में करनाल आज देश के जाने माने पत्रकार पहुंचे हैं जो कि सुदर्शन टीवी के ऑनर भी हैं, एक बिंदास पत्रकार के रूप में, एक बेबाक पत्रकार के रूप में सभी लोग उनको जानते हैं, जिनका नाम है सुरेश चौहान के। एक ऐसे पत्रकार जिनके ऊपर 1828 एफआईआर दर्ज हैं, मामले दर्ज हैं, चाहे कोर्ट की बात कर ले चाहे पुलिस की बात कर ले। एक ऐसे पत्रकार जिनको मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई, ऐसे पत्रकार आज हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश चौहान के। सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। सर, सबसे पहले IBN 24 पर आपका स्वागत है। चाहूंगा कि करनाल के साथ, पानीपत के साथ आपकी एक अलग कनेक्टिविटी है, आपके परिवार का, आपके समाज का एक बड़ा योगदान रहा है पानीपत की लड़ाई में। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले करनाल के, पानीपत के दर्शकों को आप बताएं कुछ अपने बारे में। देखिए, ये पानीपत, करनाल और ये जो पूरा बेल्ट है ना, खैबर खिंड से लेकर दिल्ली तक का, ये वो बेल्ट है जहाँ पर हिंदुस्तान को गुलाम करने के लिए, लूटने के लिए सबसे ज़्यादा लुटेरे इसी रोड से आते थे जी। और यहाँ आने वाले जो सारे लुटेरे हैं, ये लुटेरों को वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, बल्कि 1000 वर्षों तक इन्हीं पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, जो पूरा बेल्ट है, यहाँ के लोगों ने पराजित किया। कभी थोड़े दिन के लिए हारे भी होंगे, लेकिन ये लड़ते रहे और उन्हीं के कारण दिल्ली, हिंदुस्तान आज हिंदू है। या पानीपत 3 की जो युद्ध हुआ, उसमें, उस लड़ाई में मेरे परिवार के भी 2 सरदार बलिदान हुए थे। मुझे इसका गर्व है और मैं ऐसा मानता हूँ, पुनर्जन्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। और जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना, जैसे मेरे चैनल का नाम सुदर्शन है, तो मैं सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, तो कुरुक्षेत्र ज़्यादा जाता हूँ। तो इस रोड से जब भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि पानीपत 3 के युद्ध में मैं भी था और शायद बलिदान हुआ था। तो एक आत्मीयता इस क्षेत्र के प्रति है, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री मिलते हैं, सांसद मिलते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई यहाँ डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। अभी दिल्ली में बैठता हूँ, किसी की भी सरकार हो, हम हमारे संपर्क का उपयोग इस क्षेत्र के लिए करवा ही देते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। आज आया तो आज एयर स्ट्रिप पे गया था, जो एरोड्रम है करनाल का, तो वहाँ के जो प्रमुख है, मैंने पूछा कि क्या मदद चाहिए बताओ, तो उन्होंने कहा कि हमको एक हैंगर बनाना है यहाँ पर। तो मैंने पूरा आज मुआयना किया। अभी CM मिलेंगे, मैं उनको कहूँगा कि भाई वो पास करवा दो, या उसकी ज़रूरत है। या पानीपत में बड़ा ऐतिहासिक स्थान बने, विश्व की सबसे बड़ी लड़ाई इस युग की, महाभारत में जो युद्ध हुआ उसमें जितने लोग मारे गए, इस युग में किसी विश्व युद्ध से भी ज़्यादा लोग मारे जाने की संख्या पानीपत की युद्ध की है। इसलिए पानीपत, करनाली क्षेत्र के प्रति एक विशेष आत्मीयता, और उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ जो रोड मराठा है वो हमारे भाई लोग हैं जो यहाँ रुक गए थे। हमारा परिवार वापस गया, फिर हम महाराष्ट्र में रहे, अभी 20 साल से दिल्ली में है। तो 20 साल में ऐसा कोई 2-3 महीने नहीं है जिसमें हम यहाँ किसी न किसी कार्यक्रम में मिलने या काला आम के दर्शन करने नहीं आते। ये आत्मीयता इस क्षेत्र के प्रति है। ये बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ सर सवाल ये भी है कि एक पत्रकार जो जनता की पत्रकारिता करता है, जनहित की पत्रकारिता करता है, जैसे आपके ऊपर भी बहुत सारी FIR दर्ज हैं, मैं भी उसका शिकार हुआ और भी लोग शिकार हुए। ये पत्रकारों के प्रति इतना उदासीन सरकारें क्यों रहती है? जब कोई सरकार
पार्टी विपक्ष में होती है तो उसे वही पत्रकार अच्छा लगता है, जब वो सत्ता में आ जाती है तो वो दुश्मन जैसा लगता है। 1828 मामले, मतलब कि रोज भी 1 तारीख पे जाओ तो तारीखें खत्म नहीं होंगी। ये तो अलग गणित है। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि सत्ता किसी की भी हो, शासक ब्यूरोक्रेट्स रहता है और जो नेता होता है वो तो फिर भी समझदार हो सकता है, उसको उसका धैर्य भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाबू लोग नेताओं को एजी शॉर्टकट बताते हैं और फिर कहते हैं कि देखो एक एफआईआर करवा दे, पुलिस वाला भी करा देगा। हो सकता है आपके ऊपर भी एफआईआर करने के लिए सीएम ने नहीं कहा हो, लेकिन वो अधिकारी है ना, अपने मार्क बढ़ाने के लिए ऐसा करेगा, उसको इजी टारगेट लगने लगा है। इसलिए महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, कुछ राज्यों में ऐसे कानून हैं कि वहाँ पर किसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर अगर करना है तो एफआईआर करने के लिए उनको डीसीपी लेवल के अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ती है। ये है। अब मेरे ऊपर देखिए 1828 है, तो खैर मेरे तो सारे हिंदुत्व के विषय के लिए है और पत्रकारों की हत्या भी हमारे देश में हो रही है, तो ये तो गलत है। मतलब मैं पत्रकार किसी विचार का हूँ, मैं दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी विचार का पत्रकार हूँ, लेकिन अगर कोई पत्रकार वामपंथी भी है तो मैं कहता हूँ भाई बातों का, तर्कों का उत्तर तर्कों से दीजिए ना। उसके लिए उस पर एफआईआर करना या उसको जेल में डालना या उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। भले कई वामपंथी मेरा करते हैं, लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई उसने मेरे ऊपर एक शो किया ना, तर्क रखा, मैं दूसरा शो करके उत्तर दूँ। अभी तर्क वितर्क होना चाहिए। हाँ, ध्रुव राठी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब पर एक वीडियो बनाया, तो मेरे बेटे ने उसकी निंदा करने के बजाय वो तर्क कैसे गलत है उसके उत्तर देने वाला वीडियो बनाकर 1 घंटे का उसी को खारिज किया और चैलेंज दिया, चुनौती दी, 11 लाख रुपए का चेक लेके, क्या हो ध्रुव राठी, जहाँ कहोगे बात करने को तैयार। पत्रकारों में ये होना चाहिए। अगर हम भी अरेस्ट करवाना, गुंडागर्दी करना, मारपीट करवाना करेंगे तो फिर चंबल के डाकुओं में और हम में क्या फर्क रहा। ये बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि आप कंट्रोवर्सी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं तो लोग दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन बनते हैं तो एफआईआर दर्ज होती हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद दुश्मनी बनना, 1 करोड़ रुपए की फिरौती एक पत्रकार के लिए देना कि उसे जान से मरवा दो। अभी हाल ही में सूरत में हुआ था, तो आपके लिए भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती देकर के भी ठीक है, इनको उड़ा दो। क्या पत्रकार इतना सॉफ्ट और इतना इजी टारगेट है? देखिए, मेरे ऊपर तो सुदर्शन के मुख्यालय पे 14 बॉम्ब मिले डिटोनेटर सहित, और इसके पहले भी कई हमले हुए। मैं 17 वर्ष का था तब सिमी ने पहली बार मुझे बॉम्ब से उड़ाने का प्रयास किया था, 17 साल। तो आप सोचिए कि मेरा तो इसके जिहादियों के प्रति लड़ने का बहुत पुराना अनुभव है, और इसलिए मैं डरता तो हूँ नहीं, डर शब्द हमारे डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं, मैं अभी मेरे हत्या का सुपारी लेने वाले 6 लोग पकड़े गए, फिर भी मैं करनाल में खुलेआम कार्यक्रम कर रहा हूँ ना। कोई भय नाम की चीज़ नहीं है। डरेगा हमारा दुश्मन, क्योंकि हमारे सामने आएगा तो वापस नहीं जाएगा, वो कितनी भी संख्या में हो। हमने अब्दाली को परास्त करके हिंदुस्तान से वापस भेजा, वो है, तो इसलिए डरने का क्या बात है। लेकिन हाँ, ये बुरा जरूर लगता है कि ऐसा पत्रकारों के विरुद्ध हो रहा है। ऐसा हो रहा है। तो मैं जब आ रहा था एक इंटरव्यू करने के लिए, एक सही पत्रकार वो है जो हर जानकारी के साथ इंटरव्यू करे। तो मैंने उसमें देखा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आप यानी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में यानी कि कई बार बयान देते हैं, तो शायद इसलिए भी जो 100 के 100 लोग हैं वो शायद आपके प्रति उस तरह की भावना नहीं रख पाते। इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या किसी पार्टी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, देखिए, मैं बड़ा सिंपल मुंह पर बात करने वाला व्यक्ति हूँ, वो कोई भी हो। जैसे मोदी जी के हम समर्थक हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हम कहते हैं मुद्दे के समर्थक हैं। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम मुसलमान को आरक्षण नहीं दिलवाने देंगे, तो मैं कहता हूं कि पसमानदा मुसलमान को कैसे दे रहे हैं। तो ये तो मैं मोदी जी को सवाल पूछ रहा हूं ना, तो मैंने आंख बंद करके मोदी जी का समर्थन नहीं किया है। मुझे लगता है वर्तमान लीडरशिप में मोदी जी इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और देश का कोई राजनेता, प्रधानमंत्री कौन हो, इस पे अगर किसी पत्रकार की राय नहीं है तो फिर तो या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो मूर्ख है, या तो कायर है। मैं वो नहीं हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी मेरे लिए व्यक्तिगत पूछेंगे तो मेरी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैं मुद्दे पे हूँ। इसी सरकार ने मुसलमानों को नौकरशाही में क्यों ज्यादा जगह दी, इसके लिए मैंने यूपीएससी जिहाद नाम का शो किया ना, वो तो इसी सरकार के विरुद्ध था। आपके सरकार, जो हरियाणा सरकार के विरुद्ध मैंने कितने कार्यक्रम किए। जो मेवात है, उस मेवात में हिंदुओं का पलायन हुआ, किसी सेकुलर ने या किसी सरकार विरोधी चैनल ने उस कार्यक्रम को नहीं उठाया। आपके मुख्यमंत्री नाराज हो गए, लेकिन मैंने उस मुद्दे को उठाया। मैं मुद्दे वाला आदमी हूँ, व्यक्ति वाला आदमी नहीं हूँ।
किसी व्यक्ति के लिए थोड़े अपनी जान कोई दाव पर लगाता है। हम तो अपनी जान दाव पर, जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। वो घूमते हैं राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, पहले भी घूमते थे, आज भी घूमते। मोदी जी को 10 साल हुए ना, मेरे चैनल को 20 साल हुए, तो 10 साल तो मैंने सोनिया राज में भी निकाले। तो मेरे लिए कौन है सामने ये मुद्दा नहीं है, कौन रहेगा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है हिंदू रहेगा कि नहीं रहेगा। आज आप करनाल, हरियाणा के इस करनाल और इस क्षेत्र में हैं। 10 साल पहले मैंने आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने कहा था कि नहीं हमारे पास सिर्फ मेवात में मुसलमानों की समस्या है। आज जब हम 24 में बात कर रहे हैं तो ये सारा जो आपके अगल बगल का उत्तर प्रदेश है ना, वो आपके यहाँ घुस चुका है। और अब यहाँ के उद्योगपति, आज मैं शाम को मेरा यहाँ के लोगों के साथ चाय पानी का कार्यक्रम था करनाल का, उन सभी ने स्वीकार किया कि अब हम समस्याग्रस्त है। और जब मैं आपके पास 29 में आऊँगा ना, तब आप समस्या के शिकार हो चुके होंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए हमारा एक दूर का आकलन है, दूरदृष्टि है, उसका उपयोग हम उस क्षेत्र के लोगों को जाकर देते हैं। तो वैसा ही आज यहाँ पर करनाल में देने आए हैं। करनाल के साधु संतों के साथ बात करेंगे, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बात करेंगे। और आप तो मेरा शो देखते होंगे, मैं व्यक्ति से ज़्यादा मुद्दे पे बात करता हूँ, इसलिए करूँगा। ये बड़ी बात है। और आखिरी सर सवाल है कि जो एक जर्नलिस्ट होता है वो कहते हैं कि एक निष्पक्ष होता है, निर्भीक होता है। आप निर्भीक भी हैं, निष्पक्ष आपने बता दिया कि आप मुद्दों की जर्नलिज्म करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। तो देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है। हरियाणा में 6ठे चरण में अब चुनाव होने जा रहे हैं शनिवार को। क्या स्थिति लग रही है आपको? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बना दिया यूपीए की जगह। क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा जो चुनाव के रिजल्ट्स हैं? क्योंकि आप तो पूरे देश में घूमते हैं, पूरे देश में जर्नलिज्म करते हैं। देखिए, अगर एक शब्द में जवाब देना है तो आएगा तो मोदी ही। अच्छा, अगर एक वाक्य में जवाब देना है तो सीट्स कितनी आ रही तो है? 400 पार हो रही है। वो कोई बड़ी बात नहीं, उससे कोई खास नहीं फर्क पड़ता। मोदी जी के पास जितने सीट थी उससे ज़्यादा सीट तो उनको, जो लोकसभा में क्या नाम उसका, आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है उसने भी मतदान किया, उड़ीसा वाले ने भी किया, और भी लोगों ने किया। वो बात नहीं है, बात सरकार इनकी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ व्यक्ति के विरुद्ध विरोध का वातावरण है, पार्टी और उसके बजाय। तो वो भी व्यक्ति बुरे हैं ऐसा किसी ने नहीं कहा है। व्यक्ति के कुछ अप्रोच की बात हो सकती है, तो उन तक हम बात पहुँचाएंगे। और मुझे लगता है कि संख्या की बात करेंगे तो मैं इस समय जो 400 पार वाली बात है, वो 400 के आसपास की संख्या तो रहेगी, इस पर मेरा भी लग रहा है। और सर, लोग कोसते बहुत हैं, चाहे वो पत्रकार हो। जैसे हरियाणा है, अब हरियाणा के कार्यकर्ता की मन की बात करूं तो वो बोलते हैं 10 में से 6 तो कांग्रेस से आए हुए हैं। तो फिर ये जो वोटिंग % कम हो रहा है ना, इसका बेसिक कारण है कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को करने के बजाय उसने दूसरे लोगों को बनाया। तो अपने कार्यकर्ता तैयार करो ना भाई, उसको नेता बनाओ। ये बड़ी बात है जो IBN24 हमेशा सवाल उठाता है। वही बात है जो सुरेश चौहान के उन्होंने भी की। सर, क्या लग रहा है आपको, जो वोटिंग % डाउन हो रही है? हम लोग 5 साल तक सत्ता को कोसते रहते हैं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन अब जो वोटिंग % लगातार घट रहा है, लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? 25 मई को चुनाव है हरियाणा में। देखिए, हमारे देश में 14 में जो वातावरण था वो 19 में वातावरण जो था वो 24 में तो नहीं है, ये तो पक्का है। लेकिन लोग किसको जाकर वोट करेंगे? क्या राहुल गांधी के लिए वोट करने जाएंगे? लोगों में निराशा है, भाजपा वालों में निराशा है कि हाँ, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, बाहर के लोगों को ज़्यादा टिकट दी गई। महाराष्ट्र में भी यही हाल है, यहाँ पर भी वही हाल है, बहुत सी जगह पर ऐसे हाल है। जो बाकी लोग हैं भाजपा के सिवा, लेकिन भाजपा वाला निराश भले हो, जाकर वोटिंग तो बीजेपी को ही करेगा। जो बाहर के लोग हैं उनको लगता है कि क्या राहुल के लिए धूप में खड़ा होकर वोट करना है? क्या किसके लिए करना है? लालू के लिए करना है? किसके लिए करना है? तेजस्वी के लिए करना है? अखिलेश के लिए करना है? इसलिए लोग वोटिंग में नहीं जा रहे हैं। साधारणतः अब तक का इतिहास है हिंदुस्तान का कि वोटिंग ज़्यादा तब होती है जब सत्ता का परिवर्तन करवाना होता है। तो मोदी जी को हटवाने के लिए वोटिंग नहीं हो रहा है, इसलिए वोटिंग कम हो रहा है। इसलिए वोटिंग कम हो रहा है। तो सर, आपने IBN24 को टाइम दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और एक ऐसे पत्रकार जिनके ऊपर मैंने बताया कि 1800 से लेकिन मैं ज्यादा एक बात मामले कहूंगा, हरियाणा के मित्रों, हरियाणा एक मर्दों का प्रदेश है। यह हरियाणा की जो मर्दानगी है ना, ये मर्दानगी केवल खेलों के कंपटीशन में मेडल लाने तक सीमित मत रखिए। आपके आने वाली पीढ़ी आपको हिजड़ा, नामर्द और न जाने क्या क्या कहेगी अगर इस देश का इस्लामीकरण होगा। और इसलिए इस देश का इस्लामीकरण ना हो, इसलिए जो लड़ाई लड़ना ज़रूरी है
उसमें भी हरियाणा उतना ही आगे रहे जितना ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में, नेशनल गेम में रहता है। तो यहाँ की जो मतदानगी है वो मतदानगी ज़मीन पर भी दिखे, ये मेरी अपील रहेगी। 2029 की जब आपने बात की तो इस्लामीकरण आपने एक वर्ड निकाला, तो आपने कहा था 2029 तक हम शिकार हो चुके होंगे। तो हाँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा इस्लामीकरण का शिकार हो जाएगा 2029 तक अगर बदलाव करते हैं तो? बिल्कुल, देखिए हरियाणा की बॉर्डर का हरियाणा ने कभी विचार नहीं किया। जैसे मेवात है, मेवात हो गया ना, अब तो ये मानते हैं ना मेवात हो गया। अब जो राजस्थान से लगी हुई बॉर्डर है, भरतपुर से लगी हुई बॉर्डर है, और इधर में जो शामली और इधर वाला जो सारा बेल्ट है, सहारनपुर वाला, ये सारा बेल्ट आपका इंफ्लेटेटर हो गया है। अब जो उधर से यहाँ आकर अपराध करके जा रहे हैं या उधर से अपराध करके इधर आके रह रहे हैं, वो यहाँ पर आप घर ले लेंगे और अपना अड्डा यहाँ पर भी खोलेंगे। भारत में क्राइम रेट बढ़ रहा है। क्राइम रेट बढ़ रहा है, अपराधी सारे वही है, और आप लोग बहुत क्या है, पेट भरा हुआ है। तो हरियाणा के लोगों का पेट भरा है, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं है। तो इसलिए अब उनको समझ में आएगा जब इनका रोजगार चला जाएगा, सब्जियों का व्यवसाय आपका चला गया। आपके राज्य में नाई कौन है? अभी हिंदू तो रहा नहीं। सब्जियों का चला गया, फल का चला गया, हार्डवेयर का चला गया, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय हाथ से जा रहा है। 10 साल बाद आपके 50% नॉन स्किल व्यवसाय आपके हाथ से चले जाएंगे। ये बड़ी बात है कि 10 साल बाद ये जो बदलाव की बात कर रहे हैं सुरेश चौहान के, ऐसा हो सकता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आज मुझे मौका मिला देश के एक जाने माने पत्रकार से बात करने का, और ये वो पत्रकार हैं जिनका मैंने बताया कि 1800 से ज़्यादा FIR दर्ज होना, 1-1 करोड़ रुपए की सुपारी देकर उनको मरवाने की साजिश रचना अपने आप में यानी कि गंभीर मामला है, जिसकी वजह से इन्हें सिक्योरिटी भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से दी गई है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।